मुझे उसका चेहरा देखना होगा। जो आज रात देखा, वो आर्य नहीं हो सकती। उसकी आवाज धीमी थी, पर दृढ़, जैसे कोई मिशन शुरू हो चुका हो। वह बैठ गया, हाथ मुंह पर फेरते हुए फुसफुसाया। कल सुबह, मुझे किसी भी तरह आर्य का चेहरा देखना है। पूरा, साफ। और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ शक नहीं था, कुछ और भी था, जिसे वो खुद मानने को तैयार नहीं था। सुबह का वक्त, राठौड़ मैंशन के लॉन में हल्की धूप फैल रही थी। रुद्र हमेशा की तरह जिम से निकला, लेकिन आज उसके कदमों की दिशा अलग थी। आज वो पहली बार जानबूझकर आर्य के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रात की बारिश में उसकी गोरी कमर, उसके नर्म हाथ और वो अनजाना आकर्षण अब भी रुद्र के दिमाग में नाच रहा था। आर्य सब्जियों की टोकरी लिए बरामदे में खड़ी थी, हल्की सी पीली साड़ी, सिर पर पल्लू, और हमेशा की तरह शांत। रुद्र ने सोचा, आज तो इसका चेहरा देखकर रहूंगा। वो उसके पास आया, इतना करीब कि आर्य को उसकी मौजूदगी महसूस हो गई। आर्य ने झटके से नीचे देखा, घूंघट थोड़ा और आगे कर लिया। आर्य, उसने गंभीर आवाज में कहा, ये सब्जियां ताजी तो है, जरा मुझे दिखाओ। आर्य ने टोकरी उसकी तरफ कर दी, पर चेहरा अब भी झुका हुआ। रुद्र ने उसके हाथ छूने जितना नजदीक आकर सब्जियां देखने का नाटक किया, पर उसकी नजरें बस एक ही चीज खोज रही थी, आर्य का चेहरा। लेकिन घूंघट अपनी जगह से हिला तक नहीं। रुद्र ने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, इतनी सुबह सुबह उठ जाती हो ये ताजी सब्जी लाने के लिए? आर्य ने सिर्फ इतना कहा, मालिक, ये मेरा काम है। आवाज इतनी नम्र, इतनी मासूम कि रुद्र की धड़कन एक पल रुक गई। उसने फिर कोशिश की, घूंघट हटाओ, कुछ कहना है तुमसे। आर्य कुछ कदम पीछे हट गई। आदेश दीजिए मालिक, ऐसे। वो बिना चेहरा उठाए बोली। रुद्र की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। वो कल रात वाला चेहरा देखना चाहता था जो बारिश में धुलकर छिप गया था। वो सच जानना चाहता था, क्या वो सच में वही खूबसूरत लड़की थी जिसने उसकी रात की नींद उड़ा दी। लेकिन आज भी उसके हाथ खाली रह गए। रुद्र मन ही मन बुरा सा मुंह बनाकर आगे निकल गया, पर आखिरी बार मुड़कर पीछे देखा, आर्य अभी वही खड़ी थी, घूंघट के पीछे छुपी। पर रुद्र की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी। दूसरी तरफ AR गैलेक्सी। सुबह के ठीक 10 बजे कंपनी की लॉबी में एक अजीब सी खामोशी थी। एम्प्लॉय, स्टाफ, मैनेजर सब अपने काम रोककर कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। दरवाजा खुला, सूट पहने कंपनी के वकील अंदर आए, हाथ में एक मोटी फाइल। रिया और अमन भी चेहरा उतरा हुआ लेकर वहीं खड़े थे। दोनों की रात भर की टेंशन साफ दिख रही थी। वकील ने फाइल खोली और गहरी आवाज में पढ़ना शुरू किया। आध्या मैम के अनुसार उनकी पूरी कंपनी AR गैलेक्सी, उनका आधा दर्जन प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो, उनके नाम पर दर्ज सभी एसेट्स, ये सारी संपत्ति वह अपनी मुंहबोली बहन मिस आर्य के नाम करती है। हॉल में सन्नाटा। वकील आगे बोला, आज इसी वक्त से इस कंपनी की कानूनी मालिक मिस आर्य है। वह इस समय विदेश में है और कुछ समय बाद भारत लौटकर खुद कंपनी संभालेंगी। हॉल में सबकी आंखें चौड़ी। लेकिन असली तमाशा शुरू हुआ रिया और अमन के चेहरे पर। रिया के हाथ से फाइल गिर गई। अमन की आंखें लाल, जैसे दिमाग फटने वाला हो। रिया बुदबुदाई, ये कैसे हो सकता है? आर्य, वो कौन है? अमन दीवार पर हाथ मारते हुए, ना, ये नामुमकिन है। ये सब नकली है। वकील साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। अध्या मैम ऐसा कभी नहीं कर सकती। वकील शांत आवाज में बोला, ये उनकी सिग्नेचर वाली असली वसीयत है और ये लीगल कॉपी अभी अभी कोर्ट से जारी हुई है। किसी को शक हो तो कोर्ट जा सकता है। अमन की सांसें तेज हो गईं। वह रिया की तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में डर और पागलपन के मिश्रण में बोला, रिया, अगर आर्य ने कंपनी संभाल ली तो हम दोनों सड़क पर आ जाएंगे। रिया की आंखों में खून उतर आया, होठ कान पे, और उसने दांत भींचते हुए कहा, आर्य, तुमने हमसे सब छीन लिया। अब देखना मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम खाली हो चुका था। स्टाफ, मैनेजर्स सब चुपचाप निकल गए क्योंकि अध्या का फैसला था। एक ऐसा फैसला जिसे कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अब कमरे में सिर्फ रिया, अमन और वकील थे। कमरे की हवा तक भारी लग रही थी। वकील ने उनका रास्ता रोकते हुए कहा, रुकिए। रिया और अमन ने पलट कर देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा, डर और अपमान सब एक साथ उबल रहा था। वकील ने धीमे पर धारदार लहजे में कहा, आज से कानून के हिसाब से राणा मैंशन, उसकी गाड़ियां, उसका फर्नीचर, उसका हर एक एसेट अब मिस आर्य की संपत्ति है। तारांकन तारांकन। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। रिया के दांत किटकिटाने लगे। वकील आगे बोला,
इसलिए आप दोनों अब राणा मैंशन में नहीं रह सकते। रिया ने झटके से आगे कदम बढ़ाया। व्हाट नॉनसेंस, हम लोग वर्षों से, वकील ने बीच में काट दिया, बेहद शांत लेकिन कातिलाना तरीके से। तारांकन, आध्या मैम की वसीयत स्पष्ट है। आप दोनों आज ही वो घर छोड़ देंगे। कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई कीमती सामान नहीं ले जा सकते, सिर्फ अपने कपड़े। तारांकन, अमन की मुट्ठियां भीग गईं। वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। वकील ने आखिरी वार किया। तारांकन, और कल से ऑफिस भी मत आइएगा। क्योंकि तारांकन, वह फाइल बंद करते हुए बोला। यू बोथ आर फायर्ड। इतना बोल वकील वहां से चला गया। कमरा अचानक बहुत शांत हो गया, लेकिन वह शांति तूफान आने से पहले की थी। रिया ने अपनी नेल्स इतने जोर से हथेली में घुसेड़ दी कि खून की बूंदें निकल आईं। उसकी आंखें पागलपन से लाल हो गईं। अमन ने कुर्सी पर हाथ मारा। कुर्सी पलटते पलटते बची। रिया चीखी, अध्या, मरकर भी तूने हमें बर्बाद कर दिया। अमन ने दांत पीसते हुए कहा। आर्य उस गंदी सी लड़की को सब कुछ दे गई। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। रिया की सांसें तेज, वो लगभग हाँफते हुए बोली। हमसे सब छीन लिया, अब मैं देखती हूँ कि आर्य कैसे जिंदा रहती है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, पागलपन था। तभी वहां पर दो गार्ड आए। आप दोनों ऑफिस से बाहर निकल सकते हैं। वो दोनों अपना सामान ले ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। सब उन्होंने देख खुश थे क्योंकि रिया अध्या की सेक्रेटरी थी, पर हुकुम तो ऐसे करती थी जैसे ये पूरी कंपनी उसी की हो। और अमन अध्या का पर्सनल असिस्टेंट था, पर वो खुद को मालिक और सबको तुच्छ समझता। और आज वो दोनों ही जा रहे थे। पूरी कंपनी खुश थी उन दोनों के जाने से। राठौर मेंशन। रुद्र अपने ऑफिस रूम में इधर उधर टहल रहा था। कल रात की वह बारिश और आज आर्य का लगातार चेहरा छुपाना, अब ये उसके अहंकार पर चोट कर रहा था। मुझे नहीं दिखा रही, मुझसे क्या छुपा रही है ये लड़की, वो बड़बड़ाया। फिर अचानक उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने इंटरकॉम उठाया। बबीता आंटी, आर्य को कहो मेरे लिए चाय लेकर स्टडी रूम में आए। तुरंत बबीता ने मासूमियत से कहा। जी बड़े मालिक। आर्य चाय ट्रे लेकर आती है। जैसे हमेशा, सिर झुका हुआ, घूंघट आगे, चाल धीमी। लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। रुद्र अकेला। आर्य ने चाय रखी और पीछे हटने लगी, पर रुद्र ने आवाज दी। रुको। आर्य ठिठक गई। इधर आओ। वो एक कदम बढ़ाती है, फिर रुक जाती है। रुद्र उठकर उसके सामने आता है, इतना करीब कि उसके सांस आर्य को छू रहे हो। आज घर में एक बड़ी मीटिंग है, वह धीमी पर तगड़ी आवाज में बोला। और तुम सबको सर्व करने वाली हो। जी मालिक। आर्य ने सिर हिलाया। तो चेहरा तो साफ दिखना चाहिए, वरना मेहमान क्या सोचेंगे। आर्य का दिल तेज धड़कने लगता है। ये आदमी बहुत चालाक है और डेंजरसली ऑब्जर्वेंट भी। वो शांत आवाज में बोली। मालिक, मैं घूंघट में ही ठीक हूँ। रुद्र ने टेबल पर हाथ मारा, धड़ाम। आर्य चौंक गई। तुम्हें आदेश दिया है, चेहरा उठाओ। वो 1 इंच भी नहीं हिली। रुद्र उसके बहुत करीब आकर झुकता है, इतना कि अगर आर्य सांस ले तो वो उसकी शर्ट को छू ले। वह हाथ बढ़ाता है, धीरे धीरे, घूंघट की तरफ। आर्य ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। ना मालिक, प्लीज। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे सचमुच कोई पुराना जख्म हो। पहली बार उसने सोचा, ये डर कैसा है? ये लड़की क्यों छुपती है? क्यों उसकी आवाज कांपती है? उसे लगा कि अगर वो घूंघट हटाएगा तो शायद कुछ बहुत टूटा हुआ, बहुत दर्दनाक सामने आ जाएगा। उसने हाथ पीछे ले लिया। रुद्र धीमे स्वर में बोला। ठीक है, अभी रहने दो। पर उसके दिमाग में अब एक ही बात घूम रही थी। मैं सच जानकर रहूंगा, ये लड़की आखिर है कौन? आर्य कमरे से निकल गई। उसकी सांसें तेज थीं, वो लगभग भाग ही रही थी। और रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा, आंखों में एक नई चमक के साथ। आर्य स्टडी से निकलकर सीढ़ियां लगभग भागते हुए पार करती है और सीधे किचन में आ जाती है। दरवाजा बंद करते ही उसने एक लंबी सांस छोड़ी। हे भगवान, ये बंदा इतना पास क्यों आ गया था? उसका दिल अभी भी धक 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 कर रहा था। वो किचन टेबल पकड़कर रुकती है और फुसफुसाती है। नालायक कहीं का, एटीट्यूड दिखाने का ठेका ले रखा है क्या? इतना पास आने की क्या जरूरत थी? गर्दन के पास सांस ले रहा था जैसे भूत। वो खुद को पंखा झलने लगती है। अरे अध्या राणा, तू बिजनेस मीटिंग में शौकों से नहीं डरती? और यहाँ एक आदमी के इतना पास आने पर तुझे हॉट अटैक क्यों आ रहा है? फिर झुंझलाते हुए चाय बनाने लगती है। चम्मच गिरती है, हाथ कांप रहे थे। उफ, बेवकूफ दिल, जरा सा भी कंट्रोल नहीं है ना तुझ में। आर्या खुद को डांटती हुई बुदबुदाती है।
एकदम ग्रीक गॉड बनकर खड़ा हो गया और मुझे ही घूरता रहा जैसे एक्स-रे लगा रखी हो। तभी बबीता आंटी अंदर आती है। अरे आर्य बेटा, क्या हुआ? चेहरा इतना लाल क्यों है? आर्य झट से बोलती है। गर्मी लगी थी आंटी, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत ज्यादा। आंटी आंखें सिकोड़ती हैं। गर्मी, वो भी इस टाइम? या कहीं किसी ने कुछ कहा? आर्या तुरंत मुंह फेरकर बर्तन धोने लगती है। नहीं आंटी, किसी ने कुछ नहीं। मन में कुछ नहीं। पूरा सीना हिलाकर रख दिया उसने। राणा मैंशन के मेन गेट पर गाड़ियों की लाइन लगी थी। सिक्योरिटी गार्ड, वकील सब अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। और वहीं बीच में रिया और अमन पूरी तरह बिखरे हुए। वकील बेहद ठंडे लहजे में आखिरी बार बोला, अब आप दोनों इस प्रॉपर्टी से कानूनी रूप से बेदखल हैं। गेट के अंदर कदम रखना ट्रेसपास माना जाएगा। कृपया और तमाशा न करें। रिया चिल्लाए, ये सब अध्या ने किया है। वो हमें इस तरह सड़क पर नहीं छोड़ सकती। वकील ने बिना भाव के जवाब दिया, मिस राणा के कागजात बहुत साफ हैं। कंपनी, प्रॉपर्टी, स्टेट सब कुछ अब मिस आर्य के नाम है। आप दोनों यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकते। अमन गुस्से से वकील पर झपटा, साले, तूने मिलकर सब प्लान किया है ना? हमसे झूठ बोलता है कि अध्या बाहर है। गार्ड आगे बढ़े और अमन को पकड़कर पीछे धकेला। सर प्लीज, हाथ मत लगाए हमें। ये हमारा घर है, हमारा सपना है। एक गार्ड ने कड़क आवाज में कहा, अब सपनों में ही रह जाओ। हक तुम दोनों का कुछ नहीं था। अगले ही पल दोनों को खींचकर गेट के बाहर फेंक दिया गया। धक्के इतने तेज थे कि रिया सड़क पर गिरकर हाथ छील लेती है। गेट धड़ाम से बंद हुआ। लाल लाइट्स जलने लगी, एग्जैक्टली जैसे किसी अपराधी को बाहर निकाला जाता है। अमन और रिया जमीन पर बैठे सामने खड़ी उस विशाल शाही राणा मैंशन को घूर रहे थे। वही मैंशन जिसके अंदर रहने का सपना उन्होंने सालों तक देखा था। रिया की आवाज कांप रही थी, अमन, ये सब खत्म हो गया। अमन दांत पीसकर बोला, नहीं, खत्म तब होगा जब अध्या को खुद खत्म कर देंगे। लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था, डर, घबराहट, असहायता। उनका सब कुछ, पैसा, पावर, रिश्ते, स्टेटस, सब एक ही दिन में छिन गया था। और वो समझ भी नहीं पा रहे थे। आर्या अपने नए फोन को सेट कर रही थी। कमरे में हल्की धूप आ रही थी और उसके चेहरे पर वही शांत पर खतरनाक आत्मविश्वास लौट चुका था। वो न्यूज ऐप खोलती है। टॉप हेडलाइन चमकती है, AR गैलेक्सी की नई मालकिन मिस आर्या जिंदल। आर्या राणा ने सौंपी अपनी एम्पायर की कमान। आर्या के होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैलती है। परफेक्ट। वह स्क्रीन स्क्रॉल करती है। नीचे एक वीडियो क्लिप चल रही थी। रिया और अमन गार्ड्स द्वारा राणा मैंशन से बाहर धक्के खाते हुए। रिया सड़क पर गिरती हुई, अमन गेट पर चीखता हुआ। आर्या ध्यान से सब देखती है, जैसे किसी जंग की पहली जीत का मजा ले रही हो। फोन बंद कर वह धीरे से फुसफुसाती है, मेरी मौत के बाद तुम्हारा सपना पूरा होगा। ये तुम दोनों ने कहा था ना। उसकी आंखों में शेरनी जैसी चमक थी। अब देखो मेरे जीते जी क्या होता है। तभी बबीता आंटी अंदर आती है। आर्या बेटा, सब ठीक तो है? आर्या फोन छुपा लेती है और नरमी से बोलती है, हाँ आंटी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब बहुत जल्द सब ठीक होने वाला है। आंटी मुस्कुराकर चली जाती है। पर जैसे ही दरवाजा बंद होता है, आर्या का चेहरा एकदम बदल जाता है। वही अध्या राणा वाला खतरनाक कॉन्फिडेंस। वह आईने में खुद को देखती है। गेम शुरू हो चुका है रिया, अमन। अब हर चाल मैं चलूंगी और हर कदम पर तुम हारोगे। रिया अभी भी रो रही थी। अमन फोन पे पागलों की तरह किसी से बात कर रहा था पर कोई जवाब नहीं दे रहा। सबने हाथ खींच लिया था, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं था। रिया चीखते हुए बोली, ये सब अध्या का किया हुआ है। पर वो मर चुकी है ना? तो कैसे? अमन अचानक रुक गया। उसके दिमाग में पहली बार एक डरावना शक पैदा हुआ। रिया, अगर अध्या जिंदा हो? रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, नहीं, हमने देखा कि वो झील में। अमन उसे बीच में रोकता है। अगर वो बच गई तो, और अगर वो बदला लेने वापस आ गई? रिया की सांसें रुक गईं। अमन ने मुट्ठी भींच ली। अगर अध्या जिंदा है तो हम दोनों खत्म। आर्या शीशे के सामने खड़ी थी। चेहरा आर्या का था पर नजरें अध्या राणा की थी। धीरे धीरे उसकी सांसें भारी होने लगी, मानो आईना उसे अपने अतीत में खींच रहा हो। कमरे की रोशनी धुंधली पड़ गई और पल भर में ही वो फिर से अध्या राणा बन गई। अध्या राणा, केशव राणा और माधवी राणा की इकलौती संतान। केशव राणा देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स में से एक। पैसा, शान, नाम, सब कुछ था। कमी थी तो बस एक औलाद की।
सालों की मन्नतों और पूजा के बाद जब केशव की उम्र 40 के पार पहुंची, भगवान ने उन्हें बेटी दी, अध्या। उस दिन पूरा राणा मैंशन रोशनी से नहा गया था। माधवी राणा उसे गोद में लेकर ऐसे मुस्कुराती थी जैसे दुनिया की हर खुशी मिल गई हो। केशव राणा ने अपनी बेटी को नाजुक नहीं बल्कि निडर बनाया। जहाजों पर बैठकर बिजनेस डील्स सीखना, हथियार चलाना, सेल्फ डिफेंस, पावर के साथ दिमाग इस्तेमाल करना, दुनिया के खेल समझना। अध्या सिर्फ दुलारी नहीं, एक वारिस बनकर बड़ी हुई। जब वह 25 साल की हुई, वह अपने दम पर देश के टॉप 5 बिजनेस लीडर्स में जगह बना चुकी थी। उम्र की वजह से एक ही साल में उसके माता पिता दोनों चले गए। राणा मैंशन की विशालता में अध्या राणा अकेली रह गई। और बस यही वह पल था जिसका फायदा उठाया अमन और रिया ने। वे उसके दुख में सहारा बनकर आए और धीरे धीरे उसकी जिंदगी, उसका भरोसा, उसका दिल सब चुरा ले गए। उसे लगा ये दोनों ही उसके अपने हैं, पर सच ये था वे सिर्फ उसकी मौत और उसकी दौलत का इंतजार कर रहे थे। 1 साल पहले की वह रात, लंदन की ठंडी हवा में अध्या राणा अकेली बैठी थी बिजनेस ट्रिप पर। काम हमेशा की तरह बोझिल था, लेकिन उस रात उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बगड़ी हुई थी। लगातार चक्कर, तेज सिरदर्द, कमजोरी। वो इलाज के लिए अस्पताल गई। कुछ घंटों की जांच के बाद डॉक्टर की आवाज उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंजी। यू हैव कैंसर एंड मे बी ए ईयर एट मोस्ट। उस पलों में जैसे उसकी दुनिया किसी ने निचोड़कर खाली कर दी। वह अध्या जो लोगों को स्ट्रेंथ सिखाती थी, खुद टूटने लगी। उसके पास सब कुछ था, नाम, पैसा, ताकत, पर अब जीने के दिन गिनती के बचे थे। बिना किसी को बताए उसने उसी रात आधा काम बीच में छोड़ दिया और इंडिया की फ्लाइट पकड़ ली। कारण सिर्फ एक, वो अपने लोगों से मिलना चाहती थी। वो राणा मैंशन पहुंची, अपना महल जैसा घर जिसे देखकर हमेशा सुकून मिलता था। लेकिन उसके कदम आज भारी थे, जैसे किसी तूफान को महसूस करते हुए। वह अंदर पहुंची ही थी कि उसे रिया और अमन की तेज आवाजें सुनाई दी। जिज्ञासा और बेचैनी के बीच वह रुक गई, और फिर अगले कुछ सेकंड में उसका पूरा विश्वास, उसका पूरा भरोसा राख हो गया। रिया की आवाज, बस थोड़े दिन और नाटक करना है। अध्या को पता भी नहीं चलेगा कि उसका पैसा और बिजनेस अब हमारा होने वाला है। अमन ठहाका मारता हुआ बोला, और जब सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा, अध्या की जिंदगी की भी जरूरत खत्म। वैसे भी वो ज्यादा दिन जीने वाली नहीं है। अध्या का दिल जैसे किसी ने नुकीले पत्थर से कुचल दिया हो। जिसे उसने अपने घर में जगह दी, जिन पर भरोसा किया, वही उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। उसकी आंखों में आंसू उतरे, पर गिरने की इजाजत नहीं मिली। धोखा, ये शब्द उसकी आत्मा में चाकू की तरह उतर गया। अध्या चुपचाप वहां से निकल गई। वो जानती थी कि उसकी मौत तय है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि अपने जीते जी वह अपनी मेहनत का 1 रुपया भी धोखेबाजों के हवाले नहीं करेगी। वो अकेली एक होटल के कमरे में पहुंची। रात के 3 बजे उसने अपने वकील को कॉल किया। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसका निर्णय पत्थर की तरह मजबूत था। अगले ही दिन उसने नई वसीयत बनवाई। उसके मरने के बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ एक ट्रस्ट में जाएगा। कोई परिवार नहीं बचा था, इसलिए वो चाहे तो किसी ईमानदार व्यक्ति को हिस्से दे सकती थी, पर दोस्त, वो भी नकली नहीं। अध्या ने सब कुछ लिखते समय एक आखिरी लाइन जज्बातों से भरी जोड़ दी। मुझे पता है मैं मरने वाली हूं, इसलिए मैं मौत से पहले अपनी दुनिया सहेजकर जा रही हूं। पर अगर भगवान ने मुझे किसी और रूप में लौटाया, तो अध्या की मेहनत अध्या के ही पास वापस आएगी। और आज आर्या बन चुकी अध्या आईने के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और साहस दोनों लहरें मार रहे थे। उसने धीरे से फुसफुसाया, मैंने जो खोया वो भी मेरा, और जो बनाया वो भी मेरा। अब अध्या राणा किसी भी नाम से सही, वापस लेने आई है अपना सब। आर्य ने आंखें खोली। आईने में जलती हुई आग जैसी नजरें थी। उसने खुद से फुसफुसाया, मेरा अतीत ही मेरी ताकत है। अब तुम दोनों ने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं। अध्या राणा को धोखा देना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। आर्य अपने ही ख्यालों के गहरे समंदर में डूबी खड़ी थी। आईने में उसे अपनी आंखों में वही जानी पहचानी चुभन दिखाई दे रही थी, अध्या की यादें, दर्द, धोखे और लड़ाई का बोझ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और बबीता आंटी धीमे से अंदर आईं। आर्य, चलो बिटिया, बबीता आंटी बोली, आज रात कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। रसोई में हाथ बटा दो, खाना बनाना है जल्दी। आर्य ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया। उसकी आवाज हमेशा की तरह दब गई, जैसे कोई पुरानी आदत हो।
वह बबीता आंटी के पीछे रसोई की ओर चली गई, जहां उसे अपनापन कभी नहीं मिला, सिर्फ जिम्मेदारियां मिली। रात तक राठौड़ मैंशन जगमगा उठा। लॉन की लाइटें, दीवारों पर पड़ती सुनहरी रोशनी और घर में गूंजती मेहमानों की आवाजें, सब माहौल को भारी और शाही बना रही थी। रुद्र राठौड़ के बिजनेस पार्टनर 3 से 4 बड़े नाम मैंशन में कदम रखते ही प्रभावित हो गए। हॉल में रुद्र, अभय, सात्विक, अर्जुन जी, आशा जी और नायरा बैठकर मीटिंग जैसी बातचीत कर रहे थे। रुद्र के चेहरे पर वही सख्ती, वही रॉयल ठंडा आकर्षण, और कभी कभी उसकी निगाहें अनजाने में रसोई की ओर चली जाती, जहां आर्य मंडरा रही थी। कुछ देर बाद आशा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए अब डिनर कर लेते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े। टेबल पर परोसे हुए व्यंजन देखकर ही मेहमानों की आंखें चमक उठी। सब कुछ इतना सुगंधित, व्यवस्थित और स्वादिष्ट लग रहा था कि कोई पहली ही नजर में समझ गया, खाना बनाने वाला बेहद हुनरमंद है। सबने खाना चखा और फिर तारीफों की बौछार शुरू हो गई। एक बिजनेस पार्टनर हंसते हुए बोला, मिस्टर राठौड़, मैं ये डील यही फाइनल करता हूं ताकि मुझे फिर मौका मिले आपके यहां खाने का। सब हंसे। मेज पर एक हल्की सी गर्माहट फैल गई। रुद्र की आंखों में भी एक शांति सी उतर आई, उसे खुद भी खाना बेहद पसंद आया था। पर उस पूरी गर्माहट के बीच एक इंसान बिल्कुल चुप था। आर्या, रसोई के दरवाजे के पास खड़ी, हाथ में सर्विंग ट्रे पकड़े हुए। वह सबकी खुशी देख रही थी पर खुद मुस्कुरा नहीं पा रही थी। तारीफों की आवाजें उसे छूकर भी नहीं जाती, क्योंकि उसे पता था, आखिर एक नौकर की तारीफ कौन करता है। हर बार की तरह इस बार भी उसकी मेहनत किसी बड़े नाम के नीचे दबी रह गई। उसका खाना खाया गया, पसंद किया गया, पर नाम वो किसी को याद नहीं था। और हॉल के शोर के बीच रुद्र की निगाहें अनजाने में एक पल को आर्य पर अटक गईं। शायद उसे समझ आया हो, शायद नहीं। मेहमानों के जाने के बाद हॉल में सिर्फ सन्नाटा रह गया था। अध्यक्ष, या कहो आर्य के रूप में छिपी अध्यक्ष, रसोई में आखिरी बर्तन तक साफ कर चुकी थी। उसके हाथ थक चुके थे, पर दिल नहीं। दिल में तो आज एक अलग ही आग जल रही थी। रात ठीक 11:30 बज रहे थे जब वह बिना किसी की नजर में आए राठौड़ मैंशन के पिछले गेट से बाहर निकली। हल्की हवा चल रही थी, पर उसके भीतर का तूफान हवा से कहीं ज्यादा तेज था। करीब आधे घंटे बाद वह राणा मैंशन के विशाल गेट के सामने खड़ी थी। वह घर जहां उसकी मौत लिखने वालों ने षड्यंत्र रचे थे। वह घर जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी और आज सिर्फ अंधेरा था। गेट अपने आप खुला, जैसे अभी भी घर उसे पहचानता हो। वह अंदर चली गई। हर कमरे में हल्की धूल जमी थी, जैसे इस घर में भी उसकी मौत के बाद जान नहीं बची। पर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वह अध्यक्ष थी और आज वह अपने ही साम्राज्य में एक चोर की तरह आई थी। हॉल में उसने अमन और रिया के सारे सामान को इकट्ठा किया, कपड़े, शूज, पास, फाइलें, वो सब चीजें जिन पर उन्होंने कभी झूठा दावा किया था कि ये अध्यक्ष ने दी है। उसने सबको एक ढेर में रखा और बिना झिझक आग लगा दी। लपटें उठी, तेज, खूंखार, बदले की तरह। उसके चेहरे पर एक खामोश मुस्कान थी। यही हकीकत है, तुम दोनों का लोभ इसी आग में जलना चाहिए। कुछ देर बाद वह अपने स्टडी रूम में गई, जिसे देखे उसे महीनों हो गए थे। वहीं की खुशबू, वहीं की मेज, वहीं रखी उसकी पुरानी डायरी, सब कुछ जस का तस था। कमरे का हर कोना उसके अतीत की यादें चुपचाप सुना रहा था। आधा घंटा वहां रहने के बाद वह फिर अपने पुराने कमरे में लौट आए। दीवार पर उसकी अपनी तस्वीर लगी थी। अध्यक्ष राणा की वही तस्वीर जिसे देखकर कभी उसके स्टाफ में डर और सम्मान दोनों पैदा होते थे। वह तस्वीर के ठीक सामने खड़ी हो गई। आंखें भर आई पर आंसू गिरे नहीं। उसने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, यह शरीर अब नष्ट हो चुका है और मुझे एक नया शरीर मिला है। पर आत्मा, आत्मा वही है। अध्यक्ष राणा की आत्मा। उसकी उंगलियां तस्वीर के फ्रेम को हल्के से छू गईं। थैंक यू आर्य, मुझे अपना शरीर देने के लिए, मुझे एक नया चेहरा देने के लिए। और मैं वादा करती हूं, तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही दम लूंगी। उसकी आवाज अब ठंडी, रूई और दर्द में तपकर मजबूत हो चुकी थी। तुम्हारे गुनाहगारों की लिस्ट लंबी है, बहुत लंबी। पर डर मत, एक एक को मैं खत्म करूंगी। फिर अध्यक्ष आर्य के शरीर में धीरे से घूमी और बाथरूम में चली गई। पानी की आवाज कुछ देर तक आती रही। फिर जब वह बाहर निकली, तो उसके चेहरे पर काला रंग अब नहीं था। वह अब सिर्फ आर्य नहीं दिख रही थी। वह एक रहस्यमय, खूबसूरत, खतरनाक और बदले की आग में तप चुकी अध्यक्ष 2.0 बनकर बाहर आई थी। उसने काली जीन्स पहनी, फिटिंग टॉप और ऊपर से लेदर जैकेट। उसके बाल खुले थे, चेहरा तेज, आंखों में चमक। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी।
और उतनी ही घातक। राणा मैंशन की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसके कदमों में एक ऐसी शक्ति थी जैसे वह मौत के मुंह से लौट कर आए हो और अब कोई उसे रोक नहीं सकता। गेट तक पहुंचकर वह एक ब्लैक बाइक पर बैठी। इंजन की गुर्राहट ने रात की खामोशी को चीर दिया और अगले ही पल वह रात में गायब हो गई। रात ठीक रात के 1:15। शहर की आउटस्कर्ट का अंडरग्राउंड रेसिंग ट्रैक अपनी शोरगुल वाली भीड़ के साथ जिंदा था। सारे मॉडिफाइड इंजन दहाड़ रहे थे, लोग पैसे लगा रहे थे और रेसर्स अपनी बाइक की ट्यूनिंग चेक कर रहे थे। लोगों की आंखों में एक ही नाम चमक रहा था, आर्य द ब्लैक फैंटम। वो राइडर जिसके बारे में ट्रैक की हर दीवार, हर गली, हर बेटिंग किंग जानता था। पर कमाल की बात, किसी ने कभी आर्य का चेहरा नहीं देखा। काला हेलमेट, काली लेदर जैकेट, ब्लैक बाइक जिसकी लाइट नीली चमक छोड़ती थी। जब भी वह ट्रैक पर आती, भीड़ एक सेकंड के लिए शांत पड़ जाती, जैसे हवा भी सांस रोक लेती हो। हाल ही में उसने इतनी रेस जीती थी कि लोग उससे ट्रैक का शैतान कहने लगे थे। पर असल सच, ये कोई शैतान नहीं था। ये थी वही बदला लेने को लौटी अध्या। अब आर्य के नाम से जंग लड़ती हुई। आज की रेस सबसे खतरनाक थी। डेथ सकल रेस। यहाँ एक छोटी सी गलती, मौत। सब रेसर्स लाइन में थे। आर्य सबसे आखिरी में खड़ी थी, चुप, शांत, पर उसके अंदर एक तूफान था। उनके बगल में एक रेसर बोला, फैंटम, आज भी हार नहीं मानोगे। आर्य बस धीरे से मुस्कुराई। हेलमेट के पीछे से कोई आवाज नहीं निकली। वह बोलकर नहीं, अपने टायरों की चीख से जवाब देती थी। स्टार्टिंग लाइट्स जलने लगी। लाल, लाल, लाल और ग्रीन। सारे रेसर्स बिजली की गति से निकले। पर आर्य की बाइक ने जो स्टॉट लिया, वह किसी भी इंजन के लिए नामुमकिन था। भीड़ चिल्ला उठी, फैंटम, फैंटम। पहला टर्न तीखा और फिसलन भरा। 2 रेसर गिर गए, पर आर्य ने बाइक को इतना झुकाकर घुमाया कि ऐसा लग रहा था वह बाइक पर नहीं, हवा पर सवार है। दूसरा टर्न दुश्मन रेसर ने टक्कर मारी, पर आर्य ने हैंडल घुमाकर इतनी तेजी से कंट्रोल किया कि वो रेसर खुद दीवार से जा टकराया। तीसरा राउंड सीधा रोड। आर्य की बाइक ने बाकी सबको धूल में छोड़ दिया। भीड़ का शोर बढ़ता गया। सब कैमरे ऑन करके एक ही चीज कैद करना चाहते थे, वह लीजेंड जिसका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा। और 5वें राउंड के आखिर में आर्य फिनिश लाइन को पलक झपकते ही पार कर गई। पहले नंबर पर, जैसा हमेशा होता था, भीड़ पागल हो गई। लोग चिल्ला रहे थे, ब्लैक फैंटम, आर्य, फिर से जीत। पर आर्य ने किसी को जवाब नहीं दिया। उसने बाइक मोड़ी और ट्रैक के डार्क साइड से निकल गई, जैसे रात में घुल जाती हो। पर जाते जाते हवा में उसकी सुगंध, उसकी उपस्थिति, सबको एक बात और भी यकीन दिलाती थी, उसे कोई हरा नहीं सकता और कोई पहचान नहीं सकता। आर्य रेसिंग ट्रैक से निकलकर सीधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई राणा मैंशन पहुंची। गेट के पास उसने अपनी दमकती रेसिंग बाइक पार्क की। अब भी उसके इंजन की गर्माहट बताती थी कि कुछ देर पहले वो कैसी खतरनाक स्पीड से दौड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और शीशा थामकर अपना वही साधारण सा चेहरा वापस कर लिया। वो शांत, दबा हुआ, किसी की नजरों से बचा हुआ चेहरा, जो राठौड़ मैंशन की नौकरानी आर्य का था, न कि उस रात की रेसिंग क्वीन फैंटम का। हल्के कदमों से वो बाहर निकली और फिर राठौड़ मैंशन की ओर चल पड़ी। चारों तरफ रात की ठंडी हवा थी और उसके दिल में एक अजीब सी शांति, जैसे आज बहुत दिनों बाद उसने खुद को जिंदा महसूस किया हो। राठौड़ मैंशन पहुंचकर वो बिल्कुल चुपचाप सर्वेंट क्वार्टर की ओर बढ़ी। सब सोच चुके थे, कोई नहीं जानता था कि कुछ देर पहले दुनिया के सबसे तेज बाइक राइडरों में शामिल फैंटम यही लड़की थी, यही आर्य। वो जिसे हर रेसर जानता था, पर जिसका चेहरा किसी ने कभी नहीं देखा। क्वार्टर में दाखिल होते ही उसने अपने जूते उतारकर एक लंबी सांस छोड़ी और हल्की मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। कितना अच्छा लगा आज फिर से बाइक चलाकर, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। वो मुस्कान किसी जीत की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी चीज को छू लेने की, जिसकी याद बहुत दिनों से धुंधली हो गई थी। ये शौक, ये स्पीड, ये हवा को चीरते जाने का एहसास, यह अध्या का था, और अब यह आर्य में फिर से जिंदा हो रहा था। कोई नहीं जानता था कि फैंटम कौन है। कोई नहीं जानता था कि वह लड़की, जो दिन में चुपचाप झुकी आंखों से सबका काम करती है, रात में ट्रैक पर सबकी सांसें रोक देने वाली तूफान बन जाती है। आर्य ने बिस्तर पर लेटते हुए आंखें बंद कर ली। आज न किसी को उसने हराया था, न किसी को दिखाना था कि वो कौन है। आज की रेस सिर्फ उसकी अपनी खुशी के लिए थी, उस आजादी के लिए जिसे वो खो चुकी थी और जिसे उसने फिर से छू लिया था। धीरे धीरे सांसें शांत होती गईं, और कुछ ही पलों में वो नींद में डूब गई, चेहरे पर एक हल्की, संतुष्ट सी मुस्कान के साथ। अगली सुबह
रुद्र अपने कमरे में लैपटॉप खोले बैठा था, पर उसकी नजरें बार बार स्क्रीन से सरककर दरवाजे की तरफ चली जाती। कोई भी आवाज, कोई भी आहट उसे उम्मीद से भर दे रही थी कि दरवाजा खुलेगा और अंदर वही आएगी, आर्या। वो खामोशी से काम करता रहा, पर उसका ध्यान कहीं और था। कुछ देर बाद उसने चिढ़कर इंटरकॉम उठाया। रुद्र, बबीता आंटी, मेरा रूम साफ करवा दीजिए अभी। फोन रखते ही उसकी नजर फिर दरवाजे पर टिक गई, और कुछ ही मिनट बाद दरवाजा खुला। लेकिन अंदर आने वाली आर्या नहीं थी, एक दूसरी महिला सर्वेंट थी। रुद्र की आंखों में एक पल को निराशा की झलक आई, जो तुरंत सख्त ठंडी नजर में बदल गई। उसके हाथ की नसें खींच गईं, जबड़ा भींच गया। सर्वेंट घबराकर, सर सुबह की राम राम सर, रूम साफ करना है। रुद्र की आवाज इतनी ठंडी थी कि कमरे की हवा भी जम गई। रुद्र, आर्या कहाँ है? सर्वेंट चौंक गई, उसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। सर्वेंट, सर, आर्या सिर्फ खाना बनाती है, सफाई का काम मुझ। रुद्र बीच में, गुस्से से, मुझे पता है कौन क्या करता है। मैंने पूछा, आर्या कहाँ है? सर्वेंट ने घबराकर सिर झुका लिया। सर्वेंट, शायद किचन में होगी, सर। रुद्र ने गहरी सांस ली, जैसे खुद पर काबू पा रहा हो। फिर उसकी ठंडी आवाज कमरे में गूंजी, रुद्र, गेट आउट। सर्वेंट पल भर में बाहर चली गई। रुद्र कुर्सी पर पीछे टिक गया, पर उसकी बेचैनी और बढ़ चुकी थी। उंगलियां टेबल पर धीमे धीमे थपथपा रही थी। उसके चेहरे पर वो खींच साफ थी, मानो कुछ सही नहीं लग रहा हो। और शायद सच भी यही था। वो जानता ही नहीं था कि रात में आर्या कहाँ थी, और क्यों उसका न दिखना उसे इतना परेशान कर रहा था। पर वह खुद भी इस सवाल से भाग रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने दरवाजे की ओर बिना देखे कहा, मेरे लिए कॉफी भेजो। उसकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी, मानो वो खुद को आदेश दे रहा हो कि न सोचे, न महसूस करे। कुछ देर बाद रुद्र अपने रूम में आगे पीछे टहल रहा था। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे किस बात पर गुस्सा है, आर्या के न आने पर, या इस बात पर कि वो इस हद तक सोच रहा है किसी एक लड़की के बारे में। दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। रुद्र तुरंत मुड़ा। दिल ने एक पल को उम्मीद की, पर उसने खुद को संभाल लिया और चेहरे पर वही ठंडापन रख लिया। रुद्र, अंदर। दरवाजा धीरे से खुला। ट्रे में कॉफी लेकर आर्या अंदर आई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, रुद्र की आंखों का गुस्सा बिना उसकी मर्जी के कम होने लगा। वो चाहते हुए भी नजरें हटाना नहीं चाह रहा था। आर्या हमेशा की तरह शांत थी, पर अंदर ही अंदर उसका दिल तेज धड़क रहा था। कितना गुस्सा होता है ये आदमी, सिर्फ सफाई के लिए भी। पर वो चुप रही। वो सीधी टेबल तक गई और ट्रे रख दी। रुद्र, काफी देर लगा दी। आर्या ने पल भर को उसे देखा, फिर नजरें झुका ली। आर्या, काम था, इसलिए देर हो गई। रुद्र को उसका जवाब पसंद नहीं आया, पर इस बार उसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ उसे देखता रहा। आर्या को उसकी निगाहें महसूस हो रही थी। वो असहज हुई और मुड़ने लगी। रुद्र धीमे पर रोकने वाले अंदाज में रुको। आर्या के कदम ठिठक गए। रुद्र ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, पहली बार इतने करीब कि आर्या को अपनी धड़कन तेज सुनाई देने लगी। वो उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा था, कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, पर उसे वही धुंधली, मासूम सी नजर आई। रुद्र मन में, ये लड़की मुझे इतना क्यों परेशान करती है, पर वो अलाउड कुछ नहीं बोला। वो बस सीधा हो गया और ठंडी आवाज में बोला, रुद्र, कॉफी ठीक से बनाना आता है तुम्हें? आर्या ने हल्का सा सिर हिलाया। आर्या, जी सर। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोश तीखी हवा थी। नफरत नहीं, पर कुछ और, जो दोनों में कोई भी समझना नहीं चाहता था। रुद्र, जाओ। आर्या चुपचाप बाहर चली गई, पर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रुद्र ने एक लंबी गहरी सांस छोड़ी, मानो पूरे समय खुद को रोककर खड़ा था। उसने कॉफी का कप उठाया, एक घूंट लिया, और उसके होठों पर अनजाने में एक छोटा फीका सा मुस्कुराहट आए। हम अच्छा बनाती है। इतनी छोटी बात, पर उस पल में सिर्फ उसी ने महसूस किया कि उसकी सुबह बहुत अलग हो चुकी है। रुद्र अपनी कुर्सी पर बैठा कल रात की बात याद करने लगा। जब इन्वेस्टर डिनर कर रहे थे, उसी वक्त उसने आर्या से बिना घूंघट के आने को कहा था। आर्या चुपचाप आई थी और सबको खाना परोस रही थी। वो हमेशा की तरह साड़ी में थी। चेहरे पर काला रंग लगा हुआ था, और जितना बदन दिख रहा था वहां भी वही रंग था। फिर भी रुद्र की नजर बार बार उसी पर चली जा रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। वो खाने पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, सिर्फ आर्या की हर हरकत देख रहा था। रुद्र ने खुद से धीमे में कहा, बहुत कुछ जानना है मुझे इस लड़की के बारे में।
रुद्र के कमरे से निकलते ही आर्य तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे पास के कॉरिडोर से नायरा की आवाज सुनाई दी। नायरा फोन पर किसी से बड़े जोश में बात कर रही थी। नायरा फोन पर, हाँ यार, सब परफेक्ट चाहिए। डेको में पिंक और गोल्ड थीम रखना और म्यूजिक थोड़ा लाउड होना चाहिए। कल मेरा बर्थडे है, समझी? कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आर्य पल भर को रुक गई। वो दीवार से सककर खड़ी रही, नजरें झुकाए, जैसे कुछ सुना ही न हो। नायरा की आवाज में वही घमंड था जो उसे हमेशा चुभता था। आर्य ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप वहां से कदम बढ़ा दिए। दोपहर का वक्त, पूरा परिवार लिविंग एरिया में साथ बैठा था। चाय और स्नैक्स रखे थे और माहौल सामान्य बातचीत का था। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, अभय, अरे नायरा, कल तुम्हारा बर्थडे है ना? नायरा तुरंत सीधी बैठ गई, जैसे यही सुनने का इंतजार कर रही हो। नायरा खुशी से, हाँ भाई, इस बार कुछ बड़ा करना है। सात्विक ने मजाक में पूछा। सात्विक, तो क्या प्लान है मैडम का? नायरा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। नायरा, मैंने होटल ग्रैंड में पार्टी रखी है। पूरा कॉलेज इनवाइट किया है, लगभग 100 लोग होंगे। डीजे, डांस फ्लोर, केक, सब कुछ परफेक्ट। आशा जी ने हल्की हैरानी से कहा। आशा जी, इतने सारे लोग, घर पर क्यों नहीं रखती पार्टी? नायरा ने हल्का सा मुंह बनाया। नायरा, मॉम, घर की पार्टी बोरिंग होती है। कॉलेज फ्रेंड्स हैं, सबको इम्प्रेस भी तो करना है। अर्जुन जी अखबार से नजर उठाकर बोले। अर्जुन जी, ठीक है, पर ध्यान रखना कोई हंगामा न हो। रुद्र अब तक चुप था। उसने बस एक नजर नायरा पर डाली और ठंडे स्वर में बोला, रुद्र, सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। नायरा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। नायरा, डोंट वरी भैया, सब कंट्रोल में रहेगा। अभय हंसते हुए बोला। अभय, लगता है इस बार पार्टी बहुत धमाकेदार होने वाली है। सात्विक ने मजाक में जोड़ा। सात्विक, हाँ, 100 लोगों का इंतजाम करना आसान नहीं है। इस पूरी बातचीत के दौरान आर्य पास में खड़ी अपना काम कर रही थी। कभी ट्रे उठाती, कभी टेबल साफ करती, पर उसके कान नायरा की हर बात ध्यान से सुन रहे थे। आर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसके दिमाग में कई बातें एक साथ चल रही थी। पर वो चुपचाप अपना काम करती रही। रात का वक्त डिनर हो चुका था। एक एक करके सब अपने कमरों में चले गए। राठौड़ मैंशन की लाइट्स बुझ चुकी थीं, बस कॉरिडोर में जलती हल्की पीली रोशनी रात की गवाही दे रही थी। आधी रात के करीब आर्यन ने अपने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। नंगे पांव, बिना कोई आहट किए, वो सीढ़ियां चढ़ती हुई नायरा के कमरे की तरफ बढ़ी। हर कदम सोच समझकर रखा गया था, जैसे वो रास्ता नहीं, किसी की किस्मत तय कर रही हो। नायरा का कमरा शांत था। सोती हुई नायरा के चेहरे पर वही लापरवाह घमंड था, वही बेपरवाही, जिससे वो दूसरों का मजाक उड़ाती थी। आर्य कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें नायरा पर नहीं, अपने अतीत पर थीं। वो अतीत, जहां मजाक दर्द बन जाता है और दर्द इंसान को बदल देता है। कुछ ही मिनटों बाद आर्य उसी तरह चुपचाप कमरे से बाहर निकली। लेकिन अब उसका चेहरा बदला हुआ था। होठों पर एक ठंडी, खतरनाक मुस्कान थी। डेविल स्माइल। कॉरिडोर की हल्की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। वो रुकी, एक पल के लिए पीछे मुड़कर नायरा के बंद दरवाजे को देखा। मन ही मन, बिना आवाज के, उसने कहा, बहुत शौक है न दूसरे का मजाक बनाने का। अब तुम भी वही स्वाद चखोगी। और फिर आर्य अपने रूम में चली गई। अगली सुबह नायरा की नींद खुली तो सबसे पहले उसका हाथ तकिए के पास रखे फोन की तरफ बढ़ा। आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं थीं, लेकिन उंगलियां स्क्रीन पर दौड़ने लगी। कोई नोटिफिकेशन नहीं, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। उसके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। अजीब है, आमतौर पर तो आधी रात से ही बर्थडे विशेष की लाइन लग जाती थी। कॉलेज फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, इंस्टाग्राम स्टोरीज, सबसे पहले वही चमकती थी। नायरा ने फोन साइड में रखा और खुद को समझाया, शायद सब सो रहे होंगे। वो उठी, फ्रेश हुई, तैयार होकर नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर पूरी फैमिली मौजूद थी। हैप्पी बर्थडे नायरा, सबकी आवाज एक साथ गूंजी। उसका चेहरा खिल उठा। वही आत्मविश्वास, वही घमंड भरी मुस्कान। उसने सबका प्यार लिया, बड़े नखरे से कुर्सी खींचकर बैठी और नाश्ता करने लगी, जैसे पूरी दुनिया उसी के लिए रुकी हो। नाश्ता खत्म होते ही वो खड़ी हुई। मैं होटल जा रही हूँ, उसने ऐसे कहा जैसे ये सबसे जरूरी काम हो। असल में नायरा को शो ऑफ का जबरदस्त शौक था। अपनी अमीरी, अपना स्टेटस, अपनी लाइफ, सब कुछ दिखाना उसे पसंद था। और बर्थडे, वो तो उसके लिए एक स्टेज था, जहां वो खुद डायरेक्टर भी थी और हीरोइन भी। वो होटल ग्रैंड पहुंच गई। डेकोरेशन, लाइट्स, फ्लावर अरेंजमेंट, हर चीज खुद चेक की।
कहीं फूल कम न लग जाएं, कहीं नाम बड़ा न दिखे, हर डिटेल पर उसकी नजर थी। कई घंटे वहीं बिताने के बाद उसने संतोष की सांस ली। सब परफेक्ट होना चाहिए। आखिर आज उसका दिन था। शाम के करीब वो वापस लौटी। शाम ढल चुकी थी। होटल ग्रैंड रोशनी से नहाया हुआ था। बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां, अंदर बजती हल्की म्यूजिक, और हर कोना आज की पार्टी के लिए सजा हुआ। नायरा पार्लर से पूरी तरह तैयार होकर सीधे होटल पहुंची। डिजाइनर ड्रेस, परफेक्ट मेकअप, बालों में जरा भी कमी नहीं। आज वो किसी से कम नहीं दिखना चाहती थी। खुशी से भरे कदमों के साथ उसने हॉल में एंट्री ली। पर जैसे ही उसकी नजर अंदर पड़ी, उसकी मुस्कान वहीं थम गई। हॉल खाली था। सजावट वैसी ही चमक रही थी। म्यूजिक बज रहा था। वेटर्स लाइन में खड़े थे। लेकिन मेहमान एक भी नहीं। हॉल के एक कोने में सिर्फ उसके पापा, माँ, अभय और सात्विक बैठे थे। सबके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी। कोई बार बार घड़ी देख रहा था, कोई मोबाइल। नायरा के कदम अपने आप रुक गए। उसने हल्की हंसी के साथ पूछा, ये सब, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? किसी के पास जवाब नहीं था। उसी वक्त हॉल के दरवाजे खुले और रुद्र अंदर आया। उसकी नजर सीधे खाली हॉल पर गई। वो रुका, चारों तरफ देखा और भौहें सिकुड़ते हुए बोला, क्या हुआ? पार्टी में अब तक कोई नहीं आया? नायरा ने होंठ भींच लिए। उसका कॉन्फिडेंस, उसका घमंड, सब धीरे धीरे दरकने लगा था। ये वो बर्थडे नहीं था जिसका सपना उसने देखा था। और कहीं न कहीं उसे अब एहसास होने लगा था कि आज की रात सिर्फ केक और मोमबत्तियों की नहीं होने वाली। नायरा ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से कहा, शायद सब लेट हो गए होंगे, कॉलेज वाले ऐसे ही होते हैं। वो जल्दी जल्दी अपना फोन निकालती है और एक एक कर अपने दोस्तों को कॉल करने लगती है। पहली कॉल रिंग गई, कोई जवाब नहीं। दूसरी, सीधे कट। तीसरी, फोन स्विच ऑफ। कुछ नंबरों पर कॉल जाते ही समझ आ गया कि शायद उसे ब्लॉक कर दिया गया है। नायरा की उंगलियां कांपने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई। काफी कोशिशों के बाद एक कॉल उठती है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, प्रिया। नायरा की आवाज में बनावटी मुस्कान थी। प्रिया, क्या हुआ? पार्टी में अब तक आए क्यों नहीं? फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी थी। फिर प्रिया की आवाज आई, ठंडी, साफ और सीधी। क्यों आए, नायरा? पार्टी में बेइज्जत होने के लिए? नायरा का चेहरा सफेद पड़ गया। प्रिया बिना रुके बोलती रही, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। हाँ, माना हम सब तुम्हारे जितने अमीर नहीं हैं, पर गरीब भी नहीं हैं। हर शब्द नायरा के सीने पर चोट कर रहा था। तुम क्या सोचती हो हमारे बारे में? ये सब हमें पता है। तुम्हें लगता है हम तुम्हारे पैसों की वजह से दोस्त बने थे? प्रिया की आवाज में अब गुस्सा था। हमें तुम्हारे टुकड़ों पर पलने का शौक नहीं है। हम इंसान हैं, शोपीस नहीं। और आज तुम्हारे सामने आकर बेइज्जत होने का कोई इरादा नहीं है। कॉल कट हो गई। फोन नायरा के हाथ से फिसल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अगले ही पल वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। हॉल की चमकती लाइट्स, सजावट, सब धुंधला लगने लगा। कांपती आवाज में उसने बस इतना कहा, भाई, कोई नहीं आने वाला है पार्टी में। उस पल उसे सिर्फ अकेलापन नहीं, बेइज्जती महसूस हो रही थी। हॉल में खड़े होटल स्टाफ आपस में कानाफूसी करने लगे थे। कोई उसे देख रहा था, कोई हंसी दबा रहा था। नायरा का घमंड, उसका दिखावा, उसकी दुनिया, सब उसी खाली हॉल में बिखर कर रह गया था। अभय सबसे पहले नायरा के पास पहुंचा। वो बिना कुछ कहे उसके सामने झुक गया और उसके कांपते कंधों पर हाथ रख दिया। नायरा, उठ। उसकी आवाज में सख्ती नहीं, अपनापन था। सात्विक भी आगे आया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। उसने नायरा का फोन उठाकर साइड में रख दिया, जैसे उस छोटी सी मशीन ने ही उसकी बहन की दुनिया तोड़ दी हो। देख, सात्विक धीरे से बोला, जो लोग आज नहीं आए वो तुम्हारे लायक थे ही नहीं। नायरा रोती हुई सिर हिलाने लगी। उसकी सांसें टूट टूट कर आ रही थी। आशा जी भी अपनी कुर्सी से उठी। पहली बार उनके चेहरे पर सख्ती नहीं, मां की चिंता थी। उन्होंने नायरा को सीने से लगा लिया। बेटा, बस इतना ही कह पाई, क्योंकि मां के लिए बच्चे के आंसू से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। अर्जुन जी चुपचाप खड़े थे। उन्होंने हॉल में एक नजर डाली। खाली कुर्सियां, खामोशी, और बीच में टूटी हुई उनकी बेटी। घर चले गए, उन्होंने भारी आवाज में कहा, ये जगह अभी ठीक नहीं है। अभय और सात्विक ने नायरा को सहारा देकर उठाया। वो अब भी रो रही थी, पर अकेली नहीं थी। उसके चारों तरफ उसका परिवार खड़ा था। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि बेइज्जती क्या होता है।
रुद्र भी जा ही रहा था कि उसकी नजर नायरा की फोन पर गया जो उसके हाथ से गिर गया था। रुद्र ने फोन उठाया और देखने लगा। रुद्र की आंखें छोटी हो गई। घर पहुंचते ही नायरा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी और हाथ लगातार जुड़ रहे थे। भाई, मैं कसम खाकर कह रही हूं। नायरा लगभग चिल्ला पड़ी। मैंने वो मैसेज नहीं किया है। कोई मुझे फंसा रहा है। हॉल में सन्नाटा छा गया। रुद्र सोफे से उठा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो पहले ही सब समझ चुका हो। नायरा, उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, कल आधी रात को तुम अपनी दोस्त लिली से बात कर रही थी। वो लंदन में रहती है। नायरा चौंक गई। हाँ, पर रुद्र ने बात काट दी। और उसी दौरान वो आगे बोला, गलती से नहीं, पूरे होश में वो मैसेज तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप पर चला गया। उसी ग्रुप पर जहां तुम लिख रही थी कि सब लोग तुम्हारे दोस्त सिर्फ तुम्हारी अमीरी की वजह से हैं और तुम जो चाहोगी वो सब करेंगे। नायरा का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, वो जोर से बोली, मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकती। मैं मानती हूं मैं शो ऑफ करती हूं, पर मैं अपने दोस्तों को नीचा नहीं समझती। अभय ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, भाई, हो सकता है फोन किसी ने यूज किया हो। सात्विक भी सोच में पड़ गया। हाँ, कोई जानबूझकर भी कर सकता है। नायरा को जैसे एक बात याद आ गई। उसने कांपती उंगली से कहा, कल रात मेरा फोन मेरे रूम में था। मैं सो गई थी और जब उठी तो फोन चार्जिंग पर था। आशा जी की भौहें तन गईं। मतलब? नायरा की आवाज धीमी हो गई। मतलब, कोई मेरे कमरे में आया था। हॉल में बैठे सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अर्जुन जी ने गहरी आवाज में पूछा, कौन आ सकता है? नायरा ने हिचकते हुए कहा, नौकर, या फिर। वो रुक गई। रुद्र की नजर तेज हो गई। आर्य नाम लेते ही सात्विक ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं भाई, आर्य ऐसा नहीं कर सकती। अभय भी बोला, हाँ, वो बहुत सीधी है। नायरा की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। पर भाई, उसके पास सबकी आवाजाही है। वो चुप रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है। रुद्र कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सच सामने आएगा। अगर किसी ने ये किया है तो वो बचेगा नहीं। उसकी नजर अनजाने में किचन की तरफ चली गई, जहां से उस वक्त कोई हल्की सी आहट आई, और उस आहट के साथ एक मासूम सी मुस्कान अंधेरे में कहीं खो गई। रुद्र ने इंटरकॉम उठाया। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई, सारे नौकर अभी हॉल में लाइन में खड़े हो जाएं। कुछ ही मिनटों में घर के सारे नौकर सिर झुकाए एक सीधी लाइन में खड़े थे। हॉल में अजीब सी खामोशी थी, डर की, शक की और आने वाले तूफान की। अभय आगे आया। उसकी आवाज सख्त थी, पर आंखों में इंसाफ था। कल रात, अभय बोला, नायरा के कमरे में कोई गया था क्या? सबके सिर एक साथ हिल गए। नहीं साहब, कोई ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब जानते थे नायरा का गुस्सा कैसा होता है। सात्विक ने शांत लेकिन तीखे स्वर में जोड़ा, सच बोलो, अगर बाद में पता चला तो अंजाम बुरा होगा। फिर भी सबने नजरें जमीन में गड़ाए रखी। अर्जुन जी ने धीरे से पूछा, नायरा के कमरे में रात को कौन कौन जा सकता है? हेड सर्वेंट ने आगे बढ़कर कहा, साहब, नायरा बिटिया के कमरे में सिर्फ 2 ही सर्वेंट जाते हैं। एक तो आज छुट्टी पर है और दूसरी आर्य। नाम लेते ही हॉल में एक हलचल सी हुई। नायरा तुरंत बोल पड़ी, नहीं भाई। उसकी आवाज में इस बार ताना था। ये गंवार लड़की, इसे तो पैसे गिनने तक नहीं आते, किसी को मैसेज क्या करेगी? फिर उसने ठंडी हंसी हंसी, और वैसे भी मेरे फोन में पासवर्ड है, जरूर किसी ने फोन हैक किया होगा। रुद्र की नजरें सख्त हो गईं। वो कुछ कहता उससे पहले सात्विक बोला, फोन हैक करना आसान नहीं होता नायरा। अभय ने भी जोर दिया, और घर के अंदर से हुआ है ये। नायरा चुप हो गई। सबकी निगाहें एक ही नाम पर टिक गईं, आर्य। उसी वक्त आर्य चुपचाप अपने कमरे में आ चुकी थी। उसका दिल बिल्कुल शांत था, चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत, पर आंखों में एक अनकही चमक। वो बिस्तर पर बैठी, धीरे से मुस्कुराई, मन ही मन बोली, कभी पता नहीं चलेगा किसने किया। आर्य अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर राठौड़ मैंशन वैसा ही भव्य, वैसा ही शांत दिख रहा था, जैसे इस घर की दीवारों ने हर जुल्म, हर अपमान हमेशा चुपचाप देखना सीख लिया हो। उसके होठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान आई। अभी के लिए इतना ही नायरा। वो मन ही मन बोली, तुम्हारी असली परीक्षा अब घर में नहीं, कॉलेज में होगी, वहां जहां तुम्हें लगता है तुम्हारी दुनिया शुरू होती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए
नायरा का टूटा हुआ चेहरा उभरा। खाली हॉल, ताने, और सबके सामने हुई बेइज्जती। पर अगले ही पल उसकी नजर बदल गई। अब वो किसी और के बारे में सोच रही थी। अर्जुन राठौड़, घर का सबसे बड़ा, जिसकी एक आवाज पर पूरा राठौड़ साम्राज्य हिल सकता था, पर जिसने हमेशा खामोशी चुनी। आर्य की उंगलियां खिड़की की रेलिंग पर कस गईं। घर का बड़ा होने के बाद भी वो मन में बोली, आपने सब तमाशा देखा। अपनी बीवी की बेरुखी, बच्चों का जहर, और एक मासूम लड़की का अपमान। सब देखा। उसने गहरी सांस ली। आप चुप रहे, और चुप रहना भी एक जुर्म होता है। अर्जुन राठौड़, उसकी आंखों में अब न दर्द था, न आंसू, सिर्फ हिसाब था। अब बारी आपकी है। उसके होंठ हिले। अब तमाशा देखने वाले नहीं, तमाशा बनने वाले आप होंगे। कमरे में अंधेरा गहराने लगा। आर्य ने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गई।